हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आप सबका अपना परिवार प्रतिज्ञा परिवार पर। सो गाइज, मौर्यकालीन प्रशासन में पिछला वीडियो में आपको पढ़ा दिया था और अभी चलेगा मौर्यकालीन कला, मौर्यन आर्ट के बारे में। सो फटाफट सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। सो गाइज, मैं इसका लगता है कितना लेक्चर हो गया था, 12 लेक्चर चलेगा, यानी कि एंसेंट इंडिया का लेक्चर 12 चलेगा और बहुत जल्द हम लोग एंसेंट इंडिया कंप्लीट करने वाले हैं। फिर आपका मेडिवल, फिर आपका मॉडर्न, और आपका एक तरफ से अब जो मैं आपको क्या करने वाला हूँ, एक वीडियो जो आपको अपलोड करूंगा वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहेगा, ताकि 67वीं बीपीएससी और दुर्गा मेंस से पहले और पीटी के बीपीएससी पीटी से पहले और एसएससी के सीएचएल एग्जाम के पहले, एनटीपीसी ग्रुप डी के सभी एग्जाम से पहले मैं पूरे के पूरे लूसेंट को आपको रिवीजन कर सकूँ। सो गाइस, आप लोगों ने अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट बहुत कम करते हैं, आप सभी लोग ना कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियो को शेयर से भी दोस्तों तक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मौर्यन आर्ट में, मौर्यकालीन कला में सबसे पहले इसके स्तंभ के बारे में, सबके पहले आपका पिलर के बारे में, यानी कि अशोक का स्तंभ या अशोक का पिलर क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ इस टाइप से अशोक का स्तंभ है, कुछ इस टाइप से अशोक का पिलर है और कुछ यहाँ पे सत्यमेव जयते वगैरह ये इस टाइप से कुछ बनाया गया है। आप देखिए यहाँ दोस्तों, सबसे पहले लाल बलुआ पत्थर और पॉलिशदार स्तंभ है। अशोक का स्तंभ जो है ये लाल बलुआ और पॉलिशदार स्तंभ है। दूसरा बात है सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से स्तंभ अभिलेख की जानकारी भी हमें मिलती है। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश क्या भाई साहब, स्तंभ अभिलेख। उसके बाद समझते हैं इसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्मुख कहा गया है। तो इसके शीर्ष भाग जो यहाँ पे है इसको सिंह चतुर्मुख कहा गया है। 1900 आपका यही जो आपका यहाँ पे इसी को तो नीचे रखा 1950 में बात का राष्ट्रीय प्रतीक इसी को कहा गया। ए वाला चीज को देखिएगा, ए वाला देखिए सिंह चतुर्मुख है और आपका ना ए नहीं, ए वाला, ए सिर्फ ए वाला ऊपर वाला है आपका लाल बलुआ पत्थर। तो ये 1950 में राष्ट्रीय प्रतीक कहा गया है। मध्य भाग में 24 तिलियां वाला चक्र है। जो मध्य भाग है उसमें आपके तिलियां जो है वो आपका 24 तिलियां वाला चक्र की चर्चा इसमें कहा गया है। अब दोस्तों बात के आगे बढ़ाते हैं और आपको समझने के हम कुछ प्रयास करेंगे, है ना। अब क्या समझेंगे दोस्तों, सबसे पहले अशोक का कुछ स्तूप के बारे में हम जानने की पूरे प्रयास करेंगे। अशोक का स्तूप क्या है, अशोक के स्तूप के बारे में सबसे पहले इसके कुछ डिफरेंशन है। स्तूप को अंग्रेजी में स्तूप से बोलते हैं। बुद्ध या बौद्ध संतों की स्तुति में, बुद्ध या बौद्ध संतों की स्मृति या उनके शारीरिक अवशेष को, जैसे उनकी अस्थियां, दांत, उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं के ऊपर बनाए जाते हैं। मतलब कि उसके जो अवशेष वगैरह है उसके शरीर का, उसी के ऊपर बनाया गया है, उसी को हम लोग बोलते हैं अशोक का स्तूप। प्रथम उल्लेख जो इसका है ऋग्वेद में मिलते हैं, है ना। अर्थ इसका ढेर है, मतलब कि स्तूप का अर्थ क्या, ढेर। देखे बहुत सारा इस प्रकार से कुछ बनाया गया है। तो प्रथम जो उसका उल्लेख है ऋग्वेद में हमें देखने को मिलेगा। अर्थ इसका क्या दोस्तों, ढेर है। प्राचीनतम स्तूप जो है आपका पिपराहवा स्तूप है ना, क्या पिपराहवा स्तूप जो है इसका प्राचीनतम स्तूप है। सांची स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश। सांची स्तूप कहाँ दोस्तों, रायसेन मध्य प्रदेश। अशोक के द्वारा ईंटों से निर्मित है ना। सांची स्तूप जो है वो अशोक के ईंटों से निर्मित है। 1818 ईस्वी में टाइलर द्वारा खोजा गया था। इसमें भी 3 स्तूप है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग महास्तूप की। क्या बात करेंगे, महास्तूप की बात करेंगे। भगवान बुद्ध की अवशेष है ना। महास्तूप भगवान बुद्ध की अवशेष है, जो पुष्यमित्र शुंग के वेदिका को पत्थर से बनाया गया था। उसके बाद काला स्तूप अशोक के कालीन धर्म प्रचारकों का अवशेष है। फिर आपका तीसरा स्तूप में है सरीपुत्र और महामोद गालायन के अवशेष की जानकारी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं भरूत स्तूप के बारे में कि आखिर भरूत स्तूप क्या है सर, इसके बारे में हम समझने की क्या करते हैं दोस्तों, प्रयास करते हैं। सबसे पहले भरूत स्तूप जो है वो आपका मध्य प्रदेश के सतना जिला में है ना। भरूत स्तूप कहाँ है, तो भरूत स्तूप जो है सतना, मध्य प्रदेश के सतना जिला में आपका भरूत स्तूप की जानकारी यहाँ पे देखने को मिलता है। अशोक द्वारा नींव रखी गई, जबकि पुष्यमित्र शुंग द्वारा इसे
पूरा किया गया। अगर पूछे भरूच स्तूप का नींव किसके द्वारा रखा गया था? अशोक के द्वारा, लेकिन पूरा क्या किया गया था? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसे खोज किया था 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और ये किससे बना होता है? तो गाइस याद रखना, बलुआ पत्थर का बना होता है। कुछ इस टाइप से आपका भरूच स्तूप कई बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। एमपी के सतना में है, एमपी के सतना में आपका भरूच स्तूप की चर्चाएं किया गया है। अब यहाँ पे समझते हैं स्तूप की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूप। सबसे पहले स्तूप की संरचना के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले सर स्तूप की संरचनाएं क्या क्या थे। सबसे पहले स्तूप की संरचना कुछ क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछती है। स्तूप एक अर्ध वृत्ताकार था। बोले स्तूप क्या था दोस्तों? तो स्तूप जो था वो आपका एक अर्ध वृत्ताकार था। पवित्र सामग्री ऊपर गोलार्ध हुई मिट्टी के टीले जैसा बनाया गया। इस प्रकार से कुछ मिट्टी के टीले जैसा जो बनाया गया ये आपका पवित्र सामग्री है। अंड के ऊपर एक सज्जे संरचना है जिसे हर्मिका कहा गया। ये जो आपके इसको क्या कहा गया है, यहाँ आप देख सकते हैं हर्मिका कहा गया है। उसके बाद जो आपका है हर्मिका के एक मल स्तूप निकलता है जिसे यष्टि कहा गया है। यहाँ से जो आपका एक मल स्तूप निकलता है हर्मिका से नीचे ऊपर, उसे आपको क्या कहा गया है? तो उसे आपको कहा गया है दोस्तों आपका यष्टि कहा गया है। उसके बाद यष्टि पे 3 छतरियां लगी होती है। आप देख रहे यष्टि पे, ये आपका यष्टि है, 3 छतरियां लगी होती है। उपरोक्त संरचना में चारों तरफ घूमने की प्रक्रिया को पर्द छिनापत होती है। क्या? पर्द छिनापत जो घूमने की प्रक्रिया होती है उसे पद छिनापत कहा जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये घूमने की प्रक्रिया होती है। इस संपूर्ण संरचनाओं के चारों ओर एक वेदिका होती है। ये आपका संरचना के चारों ओर क्या आपका एक वेदिका दृष्टा पर लगा हुआ है, वेदिका होती है जहां तोरण द्वार प्रवेश बनाया जाता है ना। अब समझते हैं कुछ स्तूप के बारे में और हम समझने की कोशिश करते हैं स्तूप के विभिन्न अंगों का अर्थ क्या क्या होता है। सबसे पहले तोरण द्वार के बारे में समझते हैं, है ना। कौन द्वार दोस्तों? तोरण द्वार के बारे में सबसे पहले समझते हैं। स्तूप के चारों ओर प्रवेश द्वारा, स्तूप के चारों ओर 4 प्रवेश द्वार बने होते हैं जो चारों दिशाओं में बुद्ध के संदेश को फैलाने का प्रतीक होता है। वेदिका का मतलब, वेदिका जो होते हैं स्तूप के चारों ओर घेरा बनाया जाता है जिसे वेदिका या रेलिंग कहा जाता है, जो पत्थरों के विभिन्न स्तरों या पटकियों का बना होता है। यह पवित्र भूमि का प्रतीक है जो पवित्र स्थल समान दुनिया से अलग होती है। उसके बाद कहा गया अंड शांति का प्रतीक है। हर्मिका जो है देवताओं के घर अथवा पवित्रता का प्रतीक होती है। छत्र की बात करते हैं, बुद्ध के विचारों विचारों का प्रतीक है। श्रद्धा, सम्मान, उदारता की बात यहाँ पे कही गई है ना। अब यहाँ पे श्रद्धा, सम्मान, उदारता की बात यहाँ पे कही गई। अब समझते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। किसके दोस्तों? अशोक के अभिलेख। अब आपको लग रहा होगा कि अशोक के अभिलेख क्या है, अशोक के इंस्क्रिप्शन के बारे में क्या है, अशोक का अभिलेख क्या है। सो गाइस सबसे पहले अभिलेख के बारे में समझते हैं। भारत में शिलालेख या अभिलेख का प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया था। अब अभिलेख जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक को बोलते हैं शिलालेख, एक को बोलते हैं स्तंभलेख, एक को बोलते हैं गुफालेख। अब शिलालेख क्या सर? मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ चारों तरफ से कुछ ऐसे बनाए, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पूरे के पूरे आपका लैपटॉप का बोर्ड है, लैपटॉप का स्क्रीन है और स्क्रीन में आपके मोबाइल का जो स्क्रीन है उसमें हमने क्या किया, एक आपका चारों तरफ से कुछ लिख दिया। और जब चारों तरफ से कुछ लिख दिया, खूब बड़ा लिख दिया, तो इसको कहा गया शिलालेख। जब पत्थरों पर पूरा लंबा चौड़े को शिलालेख करते हैं। और अगर हम कुछ ऐसे करके ऐसे लिखें तो इसे हमको कहते हैं स्तंभलेख, क्योंकि पिलर लेख है। और जो किसी गुफा वगैरह में कोई बात लिखा गया उसे बोलते हैं हम लोग गुहालेख, है ना। तो अशोक के शिलालेख में 14 जो है आपका बृहत शिलालेख होते हैं और आपका कुछ लघु शिलालेख होते हैं। अशोक के 7 स्तंभलेख होते हैं, दीर्घ स्तंभलेख, और कुछ आपका लघु स्तंभलेख होते हैं। सबसे पहले पृथक शिलालेख के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। शिलालेख की खोजकर्ता जो है वो आपका पैंथलर नामक है। क्या नाम है? पैंथलर, टी पैंथलर उसका पूरा नाम है। शिलालेखों को पढ़ने की सफलता जो है जेम्स प्रिंसपे को मिला था। और ये कब मिला था? 1837 ईस्वी में शिलालेख को पढ़ने की सफलता जेम्स प्रिंसपे को मिला था। अभिलेखों की लिपि की बात करते हैं तो ग्रीक और अरमाइक लिपि है ना। अभिलेखों की लिपि जो है ग्रीक और अरमाइक लिपि है जो कि आपका अफगानिस्तान से मिला था। खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं लिखी जो पाकिस्तान के साहबगढ़ी और मनसेहरा से मिला है। उसके बाद ब्राह्मी लिपि जो है वो आपका शेष भारत से आपको देखने को मिलता है।
अब हम इतनी बात के बाद आगे कुछ बढ़ते हैं दोस्तों, अशोक के दीर्घ शिलालेख की बात करते हैं। तो अशोक के जो दीर्घ शिलालेख होते हैं दोस्तों, उनकी जो संख्या होते हैं वो आपका 14 होते हैं। तो अशोक के दीर्घ शिलालेख की संख्या कितने आपका 14, सभी के सभी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है। इसमें 8 विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला शिलालेख में अशोक लिखाया है, पशु बलि पर निंदा किया गया है और कहा कि भैया पशु को मारपीट नहीं करो, सभी पशु जो होते हैं हमारे बच्चे के समान है, हमारे मानव के जैसे हैं। उसे दूसरा शिलालेख में कहा गया मनुष्य और पशु दोनों का चिकित्सा का व्यवस्था किया, मतलब पहला में पशु बलि पर रोक कर दिया गया, दूसरा में कहा गया है कि मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया, तीसरा में कहा गया इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया था कि हर 5वें वर्ष उपरांत दौरे पर जाए, और इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। तो तीसरा में आपका धार्मिक नियमों का उल्लेख किया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा में भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष, मतलब कि जो धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र की बात नहीं है, जो आपका अशोक का हृदय जो परिवर्तन हो गया था, पहले मारपीट करता था और अब कहा कि नहीं भाई साहब अब हम सिर्फ के सिर्फ पूजा वगैरह करेंगे, सिर्फ के सिर्फ पूजा करेंगे। तो ये आपका चौथे अभिलेख में है, भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष की चर्चा किया गया, भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष की चर्चा किया गया। पांचवा की बात करते हैं, फिफ्थ की बात करते हैं, तो इसमें महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी होती है। धर्म महामात्रों का नियुक्ति की जानकारी हमें किसमें कहा गया है, तो पांचवा शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी हमें मिलती है। छठा में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है, आत्मनियंत्रण का शिक्षा जो है छठा में दिया गया है। और सातवां और आठवां में इसमें से अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है। तो अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख सातवां और आठवां में कहा गया है। सातवां और आठवां में अशोक के तीर्थ यात्राओं का उल्लेख की चर्चा किया गया है। सबसे बढ़िया नौवां समझिएगा, इसमें सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां की बात करते हैं, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे, प्रजा के साथ गलत व्यवहार ना करे। 11वां की बात करें, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां की बात करें, इसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों को सम्मान की बात कही गई है। 13वां में कलिंग युद्ध का चर्चा किया गया है। कलिंग युद्ध 261 BC में हुआ था। कलिंग की राजधानी तोसली था और इसी में अशोक ने हृदय की परिवर्तन की बात कही गई है। और यहीं पे भी कहा गया कि अशोक का प्यार हो गया था कलिंग के कारुवाकी से, और कारुवाकी ने कहा था कि तुम मारपीट छोड़ दोगे तो हम तुमसे ब्याह कर लेंगे। और अशोक ने कहा कि काजल तुम्हारे लिए हथियार छोड़ दिए हैं, चलाना नहीं भूलें। ये फिल्म देखे ना, यही से बना है। और इसमें 5 यवन राजाओं का नामों का उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा यही दोस्तों आपका कलिंग युद्ध का चर्चा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कलिंग युद्ध का चर्चा किस शिलालेख में है, 13वें में है। कलिंग युद्ध कब हुआ, 261 BC में। कहाँ हुआ था, तो कलिंग उड़ीसा में है, जिसकी राजधानी तोसली है। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था, हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक का 14वां शिलालेख में कहता है अशोक जनता के धार्मिक जीवन बिताने का प्रेरित करता है। अशोक ने खुद आपका जनता को कहा कि आप लोग धार्मिक जीवन बिताने का प्रयास करिए। अब हम कुछ समझते हैं अशोक के कुछ लघु शिलालेख के बारे में ना। अशोक के जो आपका है लघु शिलालेख के बारे में हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अशोक का लघु शिलालेख क्या है दोस्तों, लघु शिलालेख में अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलता है। तो अगर पूछे पर्सनल लाइफ है ना, कौन लाइफ दोस्तों, पर्सनल लाइफ की जानकारी अशोक के किस शिलालेख में देखने को मिलता है, तो याद रखना दोस्तों लघु शिलालेख में। क्या, लघु शिलालेख में आपका पर्सनल लाइफ जो है आपका इसकी जानकारी देखने को मिलता है। यह निम्नलिखित स्थानों से प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले रूपनाथ, जबलपुर, गुर्जरा, दतिया से, सारोमारो, शहडोल से, और आपका पन गुडरिया, सीहोर से। ये आपका कुछ जगह पर आपका इनका लघु देखने को मिला। तो बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का पर्सनल लाइफ है ना, कौन लाइफ दोस्तों, पर्सनल लाइफ की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो लघु शिलालेख से हमें जानकारी इसको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट समझिएगा इनके कुछ अन्य महत्वपूर्ण लघु शिलालेख। सबसे पहले इसके मास्कीय अभिलेख। मास्कीय अभिलेख का यह पूछेगा कहां से मिला है, तो गाय याद रखना मास्कीय अभिलेख ना कर्नाटका से मिला है। मास्कीय अभिलेख कहां से मिला है, कर्नाटका से मास्कीय अभिलेख मिला है। इसमें अशोक ने समय को बुद्ध शाक कहा गया, यानी अशोक को बुद्ध शाक कहा गया। तो बुद्ध शाक अशोक कहां कहा गया, मास्कीय अभिलेख में। अभिलेख में उसका नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त नेतुर, उडगेलम, सनाती सभी कर्नाटक तक गुजरात दतिया से प्राप्त हुए, इसमें भी अशोक का नाम अशोक मिलता है ना। उसके बाद समझते हैं भाब्रू या बैराट। क्या, भाब्रू या बैराट अभिलेख कहाँ, राजस्थान में है। इसमें अशोक ने समय को मगध धीराज कहा था। तो किस
किस अभिलेख में अशोक ने समय को मगध धीराज कहा था? तो भाब्रू या बैराट अभिलेख में। तब बौद्ध धर्म का 3 रत्न बुद्ध धम्म संघ यानी प्रति आस्था की प्रकट इसमें कहे गए थे। अगला है एरगुंडी आंध्र प्रदेश। एरगुंडी कहाँ दोस्तों? आंध्र प्रदेश में एरगुंडी है। इस अभिलेख में लेखन शैली अन्य अभिलेखों के विपरीत बाएं से दाएं बताया गया है, जिसको ब्रुस्टोफेन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर समझते हैं अशोक का कुछ पृथक शिलालेख, मतलब कुछ जो है आपका अशोक का पृथक शिलालेख है उससे बारे में। सबसे पहले इसका प्रथम पृथक लेख की बात करते हैं। तो प्रथम पृथक लेख, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा हमारी संतान है ना। अशोक ने क्या कहा? सारी प्रजा हमारी संतान है। अशोक के कलिंग के समीप महामात तथा नगरों के न्याय अधिकारियों का निष्पक्ष न्याय करने को कहा। अशोक कहता है कि मनुष्य को कभी भी आक्रण या कैद यातना न दी जाए। मैं निष्पक्ष न्याय हेतु सभी प्रांतों से प्रति 5वें वर्ष उज्जैन तहसीला के 3रे वर्ष महामात्य नामक अधिकारी भेजूंगा। उसके बाद द्वितीय आपका जो इसका द्वितीय पृथक लेख है, इसमें अशोक कहता है कि सारी प्रजा हमारी संतान है। तो द्वितीय पृथक लेख में कहा गया सारी प्रजा हमारी क्या है? संतान की बात यहाँ पे कही गई है। अशोक का कुछ बृहत यहाँ पे कुछ बृहत शिलालेख की चर्चा किया गया है। अशोक का लार्ज रॉक एडिक्ट्स, इसमें अशोक इस लेखों की संख्या 7 है, जो 6 विभिन्न स्थानों पर पाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। अशोक का बृहत शिलालेख की संख्या 7, लेकिन कितने जगह पर पाया गया दोस्तों? तो 6 अलग अलग स्थानों से हमें अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली मेरठ। दिल्ली मेरठ जो है यह पहले मेरठ में था, जो बाद में फिरोज शाह तुगलक, जो दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का राजा था फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली लेकर चल गया। इसको कहा गया दिल्ली मेरठ। पहले मेरठ में था, बाद में दिल्ली गया। इसको मेरठ दिल्ली नाम रखना चाहिए, लेकिन बकलवन सब दिल्ली मेरठ रख दिया, कोई बात नहीं। उसके बाद दिल्ली टोपरा, यह पहले हरियाणा के टोपरा में था, हरियाणा के टोपरा में। और फिरोज शाह तुगलक जो है इसको लेकर चल गया दिल्ली, तो क्या दिल्ली टोपरा एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जो अशोक के 7 स्तंभ लेख की उत्कीर्ण सभी 6 स्थानों में केवल 6 लेख ही उत्कीर्ण मिलते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट पर समझने की हम कोशिश करते दोस्तों, इसका कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख जो कहाँ देखने को मिला है? उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। क्या क्या? कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख। कौशाम्बी या प्रयाग स्तंभ लेख यूपी की बात करते हैं। इसमें अशोक की रानी कारुवाकी है ना, कारुवाकी, और सबसे ज्यादा प्यार जो है अशोक है इसी से करते थे, कारुवाकी से। इसी के लिए अशोक आपका हृदय परिवर्तन किए थे। और उसका पुत्र तिवर का उल्लेख मिलता है। तो सबसे ज्यादा प्यार एक कर रहा है, तेरा कल ये रानी, तेरा कहा गया रानी अभिलेख। यह पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अकबर के शासन काल में जहांगीरा इलाहाबाद के किले में इसको रख दिया गया। तो कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख वर्तमान में कहाँ? इलाहाबाद में। पहले कहाँ था? तो दोस्तों पहले यह कौशाम्बी में था। इसमें इनकी पत्नी मैडम की चर्चा कारुवाकी का, इसलिए इसे रानी अभिलेख भी कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा अभिलेख को रानी अभिलेख कहते हैं, तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी अभिलेख के नाम से जाना जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अशोक के लघु स्तंभ लेख से। अशोक के लघु स्तंभ लेख से कुछ इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। सबसे पहले सांची लघु स्तंभ लेख, ये रायसेन मध्य प्रदेश, कई बार पूछा गया कि सांची लघु स्तंभ लेख कहाँ है? रायसेन मध्य प्रदेश में है। इसमें अशोक अपने महामात्रों को संघभेद रोकने का आदेश देता है ना, जो आपकी भेदभाव तक रोकने का क्या देता है? आदेश देता है। उसके बाद रूमनदेही स्तंभ लेख नेपाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूमनदेही कहाँ? नेपाल में। यह अभिलेख से पता चलता है कि अशोक जो अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष रूमनदेही लुम्बिनी आया था और यहाँ धार्मिक बलि को समाप्त कर दिया और यहाँ टैक्स जो है 1/8 कर दिया। रूमनदेही अभिलेख। एक है आपका निगाली सागर स्तंभ लेख नेपाल में। निगाली सागर कहाँ दोस्तों? तो याद रखना है, निगाली सागर स्तंभ लेख जो है वह नेपाल में है। और इस अभिलेख से पता चलता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष निगाली सागर आया था और यहाँ कनक मुनि स्तूप संवर्धन किया था। अशोक शासन के 10वें वर्ष कहाँ गया है? तो बोध गया की यात्रा किया था, जहाँ बुद्ध भगवान की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। समझ में आया भाई साहब यहाँ तक? अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्लास में
नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ब्राह्मण साम्राज्य, इसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। सो गाइज आज ये आपका सिलेख वगैरह कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब देकर जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो भाई साहब, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ठोक दो और हमें बताओ कमेंट करके कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय प्रतिज्ञा परिवार।